दोस्तों नमस्कार। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के मिली भगत के सारे धागे खोल दिए। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। पिछले कई चुनावों से लगातार जिस बात को हम लोग कहते आ रहे हैं कि ये जो चुनाव है उसके पहले जो माहौल दिखाई पड़ता है वो बीजेपी के खिलाफ दिखाई पड़ता है, लेकिन नतीजे बीजेपी के पक्ष में आते हैं। ये करिश्मा हो कहां से रहा है? कौन से साइलेंट वोटर हैं? या तमाम जो चुनाव विश्लेषक खास करके दक्षिणपंथी ध्रुव के वो कहते थे साहब सबल्टन हिंदुत्व तो चल रहा है इस देश में, लेकिन अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि दरअसल अंपायर ही वोट चोरी कर रहा है। मैंने चुनाव आयोग वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवा रहा है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और चुनाव आयोग दोनों तिलमिलाए हुए हैं। कल राहुल गांधी ने लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा सीट पर लोकसभा चुनाव में जो धांधली हुई थी, 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी का इल्जाम राहुल गांधी ने लगाया था। और ऐसे नहीं लगाया, वो सिर्फ आरोप नहीं था बल्कि सभी तथ्यों के साथ और साक्ष्यों के साथ राहुल गांधी ने यह बताया था कि मकान नंबर गायब हैं, या एक मकान जो केवल सिंगल बेडरूम सेट है उसमें 84 लोगों का पता दिया जा रहा है। वहां जाने पर पता चलता है कि कोई उस नाम का व्यक्ति यहां रहता ही नहीं। एक और करिश्मा, 98 साल की उम्र वाला फर्स्ट टाइम वोटर बन रहा है। आपको हंसी आएगी, ऐसे ऐसे कारनामे चुनाव आयोग ने किए कि जिसके जरिए वोट चोरी करके और पूरे चुनाव को हाईजैक कर लिया गया, चोरी कर ली गई। और राहुल गांधी जिस बात को कह रहे थे कि केवल 25 सीटों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, अगर वो 25 सीटों पर ये बीजेपी सफल नहीं होती, हालांकि वोट चोरी का इल्जाम तो तकरीबन 79 सीटों पर रहा है। ये तब भी था जब राहुल गांधी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। और हम लोग तो उसके पहले से ये कहते आ रहे थे कि खेल जारी है। चुनाव आयोग साइलेंट वोटर के नाम पर वोटर लिस्ट में धांधली कर रहा है, वोट काट रहा है, वोट बढ़ाया जा रहा है, फर्जी वोट। इसके पहले राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव का उदाहरण दिया था, वहां की एक विधानसभा सीट को चुना था। और जब कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके पहले ऐलान कर दिया था कि एटम बम लेके आ रहा हूं, धमाका होगा। और कल सच में राहुल गांधी ने एक बड़ा धमाका किया पूरे सबूतों के साथ। लेकिन चुनाव आयोग की बेशर्मी तो देखिए कि उसने राहुल गांधी से एफिडेविट मांगा कि साहब आप सिग्नेचर कीजिए जो बात आप कह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने आज बेंगलोर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके पहले जो उन्होंने वोटिंग राइट को लेकर के जो रैली की, उसमें उन्होंने 5 सवाल पूछे। पहले तो चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाई, चुनाव आयोग को नंगा किया, बेपर्दा किया, सबूत दिए और ये इल्जाम सीधे तौर पर लगा दिया कि चुनाव आयोग ने ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनवाया है। और ये चुनाव आयोग जिसे खुद नरेंद्र मोदी ने चुना है, आपको मालूम है कि पहले सीजीआई होते थे चुनाव आयुक्तों के जो सिलेक्शन होता था उसमें, लेकिन अब केवल 3 सदस्यीय समिति है जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन है। ऑब्वियस है कि बहुमत किसका है। तो ये जो खेल हो रहा है कि चुनाव आयुक्त भी हम चुनेंगे और चुनाव आयुक्त हमारे चुनने की व्यवस्था करेंगे और वो कुठाराघात करेंगे लोकतंत्र पर, उस वोटिंग राइट को छीनेंगे, वोटिंग राइट को एक तरह से उसके डेमोक्रेसी को, उसकी आत्मा को ताला लगा देंगे, मैंडेट बदल लेंगे, चुनाव हाईजैक कर लेंगे और उसके जरिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। जब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से कहा कि शपथ पत्र दीजिए, डंके की चोट पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं तो पार्लियामेंटेरियन जब हुआ, सांसद जब बना, तो मैंने संसद के भीतर संविधान की शपथ ली
और आज जो मैं इल्जाम लगा रहा हूं वो सारे साक्ष्यों के साथ, तथ्यों के साथ लगा रहा हूं। मुझे किसी शपथ की जरूरत नहीं है और उसके पहले चुनाव आयोग को 5 मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। आज बंगलौर में राहुल गांधी की जो गरज थी, जो दहाड़ थी, चुनाव आयोग सहम गया होगा। शर्म तो नहीं आ सकती उसको जो 5 सवाल पूछे राहुल गांधी ने कि डिजिटल डेटा क्यों नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है, दे जरा। नंबर 2, जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसको क्यों खत्म किया जा रहा है। आप जानते हैं कि उसके पहले भी चुनाव आयोग ने नियम बदल दिया था कि अब 1 साल वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं रखी जाएगी, कुछ ही समय में उसको नष्ट कर दिया जाएगा। और भी सवाल पूछे और यह भी कह दिया राहुल गांधी ने धमकी भरे अंदाज में कि कर्नाटक में जिन लोगों ने चुनाव को चोरी किया है उन पर कर्नाटक सरकार कार्रवाई करे। उन पर कल भी हम लोगों ने कहा था कि चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं कर्नाटक में, कांग्रेस पार्टी को एफआईआर करा करके उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। आज राहुल गांधी ने कार्रवाई के लिए कांग्रेस सरकार को कह दिया है। अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां पर कब कार्रवाई शुरू करती है। लेकिन राहुल गांधी ने यह तो कह ही दिया कि किसी भी बिल में जाकर के छिप जाओगे, रिटायरमेंट ले लोगे या कहीं और चले जाओगे, लेकिन बचोगे नहीं। सरकार तो जानी है और जिस दिन सरकार जाएगी उस दिन खोज करके और कानून का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोकतंत्र का एक तरह से गला घोंट रहे हैं। आप वोट की चोरी कर रहे हैं, आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हो। ऐसे में इसको मैं कहता हूं कि यह देशद्रोह है। असल में देशद्रोह क्या होता है वो यहां से समझ सकते हैं। और मैंने कल भी कहा था कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे बड़ा यह घोटाला है, महाघोटाला। आर्थिक घोटाले तो पहले एक्सपोज होते रहे हैं, आर्थिक घोटाले से लोकतंत्र डैमेज उतना नहीं होता है जितना इससे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह महाघोटाला है और इस घोटाले के एक्सपोज होने के बाद चुनाव आयोग को कहीं भी मुंह छुपाने का अब कोई अवसर नहीं मिल सकता। लेकिन थितरई, लेकिन बेशर्मी इतनी है कि चुनाव आयुक्त अभी भी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी मिसलीडिंग कर रहे हैं, राहुल गांधी केवल भ्रामक बातें कह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं, क्या चुनाव आयोग सामने आकर के उनकी जांच करवाएगा और चुनाव आयोग ये कह पाएगा कि ये इल्जाम गलत हैं और एक एक तथ्य पेश करेगा? क्योंकि संभव ही नहीं है। राहुल गांधी ने उसी वोटर लिस्ट जो चुनाव आयोग से मिली है उसी के जरिए ये पूरी जांच पड़ताल करके अपने सबूत पेश किए हैं। ऐसे में कोई गुंजाइश दिखती ही नहीं जो चुनाव आयोग बच पाए। अब जरा दूसरे मुद्दे पर आते हैं। क्या इस खुलासे के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार जाने वाली है? ये बड़ा सवाल है और इस सवाल को कोई नहीं पूछ रहा है। राहुल गांधी तो खुले तौर पर कह रहे हैं कि ये वोट चोरी के जरिए बनी हुई सरकार है, यानी ये फर्जी वोटों के जरिए बनी हुई सरकार है, तो फर्जी सरकार है, इसे 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। न तो चुनाव आयुक्तों को कोई नैतिक अधिकार है कि वो अपने पद पर रहें, और अब तो नरेंद्र मोदी की सरकार को भी कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो अपने पद पर अपनी सरकार बना करके रखें। लेकिन ये देश तो पूरा जानता ही है कि ये सरकार कभी भी नैतिकता, ईमानदारी, सच, इस सब को नहीं मानती। राजनाथ सिंह तो बहुत पहले कह चुके हैं कि साहब यहां रिजाइन तो होते ही नहीं है। लेकिन मैं जिस बात को रेखांकित कर रहा हूं उस पर जरा गौर कीजिएगा। ये नैतिकता नरेंद्र मोदी में नहीं है, लेकिन ये दबाव अब पड़ने जा रहा है चंद्रबाबू नायडू पर, नीतीश कुमार पर, और कम से कम ये तो कहा ही जा सकता है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी और आरएसएस की अपेक्षा इनमें थोड़ी सी नैतिकता है। और ये नैतिकता इसलिए भी मजबूत होगी, ये नैतिकता इसलिए उनको परेशान करेगी क्योंकि वो अलग पार्टियां हैं, उनकी अपनी विचारधारा है। भले ही वो घालमेल करते हों, लेकिन अपने अपने राज्यों में वो दूसरे ढंग से चुनाव लड़ते हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू की आत्मा जाग गई, अगर उन्हें नैतिक बोध हो गया, तो ऑब्वियस है कि इस सरकार पर खतरा है। और मैं ये मानता हूं
कि जिन बैसाखियों के सहारे नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, अब की बार 400 पार का नारा किस हिम्मत के साथ दिया गया था? कौन सा कॉन्फिडेंस था? कॉन्फिडेंस यही था कि चुनाव आयोग के जरिए पूरे चुनाव को चोरी कर लिया जाएगा। लेकिन देश में संविधान के खिलाफ जो पूरा एक मूवमेंट शुरू हुआ था बीजेपी सरकार का, उसको काउंटर करने के लिए देश की जनमानस, देश की जनता खड़ी हो गई थी। और राहुल गांधी के साथ राहुल गांधी ने अपने हाथ में संविधान को बचाने की कसम खाई और यह भी कहा कि वो अपनी जान की बाजी लगा देंगे संविधान को बचाने के लिए। और जनता पोलिंग बूथ तक पहुंचे थी नरेंद्र मोदी की सरकार को समाप्त करने के लिए। लेकिन इसके बाद उस वोट चोरी के कारण 240 सीटों पर वो पहुंच सकी और बैसाखियों के सहारे सरकार बनाने में कामयाब नरेंद्र मोदी हो गए। अब जब ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि सरकार ने कैसे चुनाव आयोग के जरिए धांधली की है, खुद नरेंद्र मोदी के हारने की बात उत्तर प्रदेश में हो रही है। 7 राउंड तक नरेंद्र मोदी पीछे रहे उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस पार्टी के समय प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय से। अजय राय की बॉल पर आप जाकर के देखिए कि अजय राय ने नरेंद्र मोदी को चुनाव हराया है, लेकिन वोट चोरी के जरिए नरेंद्र मोदी को जिताया गया है। उसी तरह से लखनऊ सीट और ऐसी तमाम सीटें जिनको मैं व्यक्तिगत जानता हूं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी सीटें हैं जहां पर चुनाव आयोग के जरिए बीजेपी को जीत दिलवाई गई है, अन्यथा वो सारी सीटें हारने वाले थे। और मैं ये मानता था कि बीजेपी 100 सीटें अगर क्रॉस कर जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, माने 100 से 120 तक सिमटने की स्थिति थी लोकसभा चुनाव में, लेकिन वो 240 पहुंच गई। ये मेरे लिए आश्चर्यजनक था। अब समझ में आता है कि राहुल गांधी जिस बात को खुलासा कर रहे हैं, जो एक्सपोज कर रहे हैं, असली खेल इस चुनाव आयोग की वोट चोरी का था। अब सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी तो अगर नहीं देते हैं, इस्तीफा नहीं देंगे, सब जानते हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की अगर आत्मा जागती है, नीतीश कुमार की अगर आत्मा जागती है, तो ये सरकार खतरे में पड़ सकती है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाले वक्त में जैसे जैसे ये मूवमेंट आगे बढ़ेगा, राहुल गांधी अभी चुप बैठने वाले नहीं है। कल एक धमाका किया था, आज एक नया धमाका किया है और इसके जरिए एक नैतिक आत्मबल जो पैदा हो रहा है विपक्ष में, और जनता जिस तरीके से जागरूक होकर के सामने आ रही है, जनता खुद रिवॉल्ट करने के मूड में सामने आ रही है। ये डर चंद्रबाबू नायडू के भीतर भी जाएगा, नीतीश कुमार के भीतर भी जाएगा और ऐसे में ये सरकार अब खतरे में दिखाई देने लगी है। जल्द ही मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार की विदाई होगी। राहुल गांधी का कल का खुलासा और आज के सवाल नरेंद्र मोदी की सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होने जा रहे हैं। बस इंतजार कीजिए और देखिए कि राहुल गांधी क्या करते हैं और चंद्रबाबू नायडू क्या करते हैं। नीतीश कुमार भले ही अभी खामोश न हैं बिहार चुनाव तक, लेकिन बिहार चुनाव में जिस तरीके से तेजस्वी यादव हों, अखिलेश यादव हों या राहुल गांधी हों, जो कमर कस चुके हैं, और अब चुनाव आयोग वो खेल नहीं कर पाएगा जो उसका इरादा था। जगह जगह लोग खड़े होंगे। 58 लाख जो वोट काटे गए हैं बिहार में, जो आरोप लग रहा है चुनाव आयोग पर, उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया है। सुप्रीम कोर्ट अभी निर्देशित करने वाला है कि आप उनको नोटिस देंगे जिनके वोट काटे गए हैं। ऐसे में बिहार में जो अपोजिशन है वो मुस्तैदी के साथ खड़ा होगा और उसका परिणाम ये होगा कि चुनाव हारना पड़ेगा बीजेपी को। वैसे भी नहीं हार रही, लेकिन हारेगी। तब नीतीश कुमार का क्या पैंतरा होगा और नायडू का क्या पैंतरा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब नरेंद्र मोदी की सरकार के दिन बचे कुछ बचे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।